हेलो फ्रेंड्स। प्राणी शास्त्र विषय में एमएससी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए बड़ा ही लाभप्रद वीडियो है। आप इसके पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप सब लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि कुछ भी स्लाइड पर जो शो हो रहा है उसको आप देखें, उसको पढ़ें और पढ़ने के बाद कुछ नोट डाउन करें। इसलिए स्लाइड शुरू करने के पहले आप लोग सब कॉपी और पेन नोट करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो उस स्लाइड में दिख नहीं रहा है, लेकिन वह अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके परीक्षा के समय सॉल्व करते समय महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसलिए आप सब लोग पूरे ध्यान से इस बात को सुने। मैं धनंजय मिश्र, गवर्नमेंट ई राघवेंद्रा साइंस कॉलेज बिलासपुर। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बहुत ही एक स्पेशल ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी है, जिसमें कॉमन मैन स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में जब डेवलप करता है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरतें पड़ती है, जिससे कि उसका लाइफस्टाइल कैसा हो, उसका भोजन कैसा हो, उसकी एक्सरसाइज कैसे हो, वो किन तरीक़ों से क्या क्या करे जिससे कि वह अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन, और उस स्पोर्ट्स पर्सन्स के शरीर में होने वाले किस लेवल पर कौन से परिवर्तन होते हैं, उन्हीं सारी परिवर्तनों का इसमें जिक्र हुआ है। बेसिक पैरामीटर्स ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या हैं, मेजर सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स पर्सन। हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम हैं जो काम करते हैं। मस्कुलर सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण सिस्टम है। फिर वो मस्कुलर सिस्टम डिपेंड करता है मस्कुलर परफॉर्मेंस पर, और इसमें कौन कौन से मेटाबॉलिक सिस्टम हैं जो उन्हें एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे कि वह अपने स्पोर्ट्स एबिलिटी को शो करते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में इस डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन से दिखा रहा है कि स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द पावर, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, इंड्योरेंस, कमिटमेंट, आउटपुट। पावर मतलब मस्कुलर पावर, मस्कुलर स्ट्रेंथ, स्टेमिना, क्योंकि उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है अपने काम, अपने एक्टिविटी के लिए। इंड्योरेंस, क्षमता, कमिटमेंट, दिस इज ऑल अबाउट द डिसिप्लिन, द स्ट्रक्चरल बिहेवियरल ट्रेनिंग, ऑल काइंड्स ऑफ सिस्टमिक एंड सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। मतलब उनको कई प्रकार ऐसी चीज़ें होंगी जो कॉमन पर्सन से अलग करनी पड़ती है, और उनका फिजियोलॉजी भी चेंज होता है, और ऐसे उनकी पूरी बॉडी सिस्टम को बदलने में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, डाइट का, एक्सरसाइज का रोल है। योगा, मेडिटेशन अब तो जीवन का हिस्सा हो चला है, और अब सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स में देखने को मिलते हैं। फिजियोथेरेपी का रोल है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स, देखिए अब इसमें स्पोर्ट्स में दो प्रकार के स्पोर्ट्स को समझना है। कुछ इंडोर गेम्स होते हैं और कुछ आउटडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स में कम मेहनत करनी पड़ती है, मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर रिलेटिवली आउटडोर गेम से कम होगा। आउटडोर गेम्स जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बास्केटबॉल है, टेनिस है, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता है। एथलेटिक इवेंट्स है, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1000, 8000 किलोमीटर की रेस होती है, मीटर। तो बहुत सारे इवेंट्स में देखने को मिलता है कि ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये काफ़ी दूर तक दौड़ते हैं। भाई मैराथन वाले भी हैं, कई जॉगिंग करने वाले लोग भी होते हैं, तो उनकी फिजियोलॉजिकल सिस्टम की बातें हो गई। सेक्स डिफरेंस में ये कहा जा रहा है कि मेल और फीमेल की बॉडी जो है और उसका जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अंतर लेता है। तो एक एक करके जब सिस्टम पर आएंगे तो पता चलेगा कि मेल की और फीमेल में ये अंतर दिखेगा। यानी द फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द मेल
and the female person are different. Conditions of the health, इसमें ये सारी चीज़ें कि कई प्रकार के लोग होते हैं जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ रहती है, लंबे समय तक चली आ रही है, जिसको कि वो खुद समझ रहे हैं, जेनेटिकल डिजॉर्डर डिजीजेस हैं। तो ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और देट आर नॉट गुड फॉर द गुड स्पोर्ट्स पर्सन। तो वो भी एक पैरामीटर है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। एज फैक्टर इसलिए है कि बहुत सारे गेम दैट रिक्वायर्स पावर, स्ट्रेंथ एंड ऑल दिस थिंग्स, दे डिटेरिएट विथ ग्रोइंग एज। आप देखें कई खिलाड़ी 30-35 साल की उम्र आते आते वो रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी, ऑल्दो दे आर परफेक्ट इन देयर गेम, बट देयर बॉडी डज नॉट सपोर्ट। तो वो एक फैक्टर है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्योंकि एक ही प्रकार के स्पोर्ट्स पृथ्वी के कई विभागों में खेले जाते हैं और वहाँ की कंडीशन अलग होती है। कहीं हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन है, कहीं कोल्ड कंडीशंस हैं, कहीं वर्षा ऋतु है, तो कहीं पर अलग अलग प्रकार की कंडीशंस हैं। तो वो वही स्पोर्ट्स पर्सन और वही ह्यूमन बीइंग वो अलग अलग लेवल में परफॉर्म करता है। और ये हम जब गेम्स एंड स्पोर्ट्स देखते हैं तो कई खिलाड़ियों को उनके पावर को देखते हैं कि ये इनका पावर कम था और उनका ज़्यादा है। आप देखें कि लॉन्ग रनर्स मैराथन में अफ्रीकन कंट्री के इथियोपिया और अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो एथलीट हैं वो ज़्यादा गोल्ड मेडल लेते हैं बनिस्बत दूसरे, क्योंकि उनका एक अलग फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। ट्रेनर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट का रोल इसलिए है क्योंकि ये आपके ही कंडीशंस को और परफेक्ट बनाते हैं, और उस कंडीशन और वह चीज़ें जो उनके बॉडी में किसी प्रकार का कोई गिरावट आ रही है या कोई डिसलोकेशन हो रहा है मस्कुलर, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। उस समय में यही लोग आपके पूरे सिस्टम को समझते हैं और समझने के अनुसार से उसको चेंज करते हैं। मेजर सिस्टम्स तो हमारा पूरा शरीर ही काम करता है, लेकिन मूल है मस्कुलर सिस्टम, एंडोस्केलेटल सिस्टम दैट सपोर्ट्स द मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग कैपेसिटी, हार्ट, इनका बहुत बड़ा रोल है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, क्योंकि आपको ऑक्सीजन सप्लाई कैसे होनी है। डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व इसलिए क्योंकि देयर इज अ रोल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट इन द सिस्टम। आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड प्यूरिफिकेशन अगर नहीं होगा तो कैरिंग कैपेसिटी भी कम होगी और कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण सिस्टम है, क्योंकि ये सारे इमोशनल एक्टिविटी हो या हार्ट की, लंग की, जो सारी कैपेसिटी जो हम अब तक दिखा रहे हैं, ये तो पूरा मास्टर कंट्रोल सिस्टम है। तो ये 7वें नंबर का जो पॉइंट है पूरा कंट्रोल सिस्टम है। और 8वां में जो पॉइंट है इम्यून सिस्टम, वह भी एक बहुत बड़ा सिस्टम हो चलेगा। आजकल के समय में तो इम्यून सिस्टम की काफ़ी बातें हो रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि मेजर सिस्टम्स में एक बहुत बड़ा रोल इम्यून सिस्टम का हो। स्पोर्ट्स पर्सन की इम्यून सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा। अगर वो हाईली इम्यून्ड, अगर उनकी इम्यूनिटी अच्छी है, इम्यूनाइज्ड हैं, तो वो उसके लिए एलिजिबल होंगे। कई नौकरियों में भी आने वाले समय में हो सकता है इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होगा। फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम्स, अब इसको एक एक पॉइंट्स को हम डील कर रहे हैं और जो लोग इसको नोट डाउन कर रहे हैं वो कुछ कुछ चीज़ों को लिखते भी जाएंगे, ताकि इनकी परीक्षाओं, ज्ञान के साथ साथ जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को वह सेटिस्फाई कर सकें और लिख सकें। इसलिए ये एक तरह से सब हेडिंग ही है। तो फिजियोलॉजी ऑफ मस्कुलर सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण जो रोल अदा, जो पहले ही जो मैंने कहा था, उसमें मस्कुलर परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा पैरामीटर है और उसके तीन पैरामीटर्स हैं। क्राइटेरिया अगर हम कहें मस्कुलर, हाउ द मस्कुलर परफॉर्मेंस इज कैलकुलेटेड और यू कैन, तो
एक है स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ, पावर, मस्कुलर पावर, इंडोरेंस, मस्कुलर इंडोरेंस। स्ट्रेंथ, मस्कुलर स्ट्रेंथ दो प्रकार की होगी, होल्डिंग स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ। ये जो केजी पर स्क्वायर मीटर जो है यह उनकी यूनिट है, यानी जितनी मसल्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी उसके ही आधार पर होल्डिंग स्ट्रेंथ और कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रेंथ होगी। जो वेट लिफ्टर हैं उनकी बॉडी, उनके मसल्स देखें, डायमीटर काफ़ी ज़्यादा होता है और सारी चीज़ें। बॉक्सर्स हैं, रेसलर्स हैं, तो जब तक मसल की एरिया या मसल्स के नंबर ये चीज़ें इंक्रीज नहीं होगी तब तक ये मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगा, और दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज। हियर इज द रोल ऑफ एक्सरसाइज इन दिस इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग एंड कंट्रैक्ट कैपेसिटी ऑफ स्ट्रेंथ। पावर, टोटल वर्क पर यूनिट टाइम है, यहाँ पर भी एक्सरसाइज का रोल है। और जो ट्रेनर्स होते हैं, जो कोचेस हैं, मैनेजर्स हैं, ये उनको बताते हैं कि आप किस प्रकार अपने मस्कुलर पावर को इंक्रीज करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, यानी इकाई समय में आपने कितना काम किया, कैसे काम किया, ये सब अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग प्रकार के समय में दिए जाते हैं। क्योंकि किसी की में हो सकता है कि आपने स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी ना, स्प्रिंटर्स हैं 100 मीटर के, 200 मीटर के, 800 मीटर के, ऐसे अलग अलग जो एथलीट्स हैं उनकी पावर अलग अलग होती है। तो यहाँ भी न्यूट्रिशन के अलावा एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। और इंड्योरेंस, सस्टेनेबिलिटी ऑफ मसल्स, हाउ यू कैन सस्टेन द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि दौड़ रहे हैं और लंबी दौड़ है, इसलिए यहाँ पर जो है नीचे लिखा हुआ है इट डिपेंड्स ऑन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपको एनर्जी सप्लाई जो होती है वो मूल रूप से आपके शरीर में उपस्थित ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये जो चीज़ें हैं वो उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर एग्जॉस्ट हो जाता तब आपका फैट टूटता है, लेकिन it is totally endurance of the muscles is dependent on muscle. Here is the role of muscles, and also अब nutrition होगा तो digestive system भी होगा। तो if you have a good diet and good digestive system, then you can be a long runner. So this is the requirement of a long run. ये कंपैरिजन किया गया है कि अगर डाइट कैसा हो, क्योंकि हमारे भोजन में रिच इन कार्बोहाइड्रेट डाइट है, सीरियल्स हैं, है ना, जिसमें शुगर्स, हाई शुगर कंटेंट हो, है ना, और एक है नीचे में हाई फैट, और ये बीच वाला है मिक्स, मतलब ग्लूकोज भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो ये देखा जा रहा है कि अगर कोई एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अगर हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहा है तो उसकी इंड्योरेंस 4 आवर्स है, और जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट से अलग में जा रहे हैं तो इंड्योरेंस कम हो रही है। इट मीन्स दैट इफ़ यू वांट टू बी ए मैराथनर्स तो आपको हाई कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। तो दिस इज द रोल ऑफ मस्कुलर परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन एक्सरसाइज एंड डाइट अकॉर्डिंग टू द स्पोर्टिंग वेट। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके स्पोर्टिंग इवेंट्स को जानना है कि ये इनडोर गेम है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आउटडोर गेम्स है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एंड दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन इसी को ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज एंड डाइट को भी समझना है कि हमारी रिक्वायरमेंट मूल रूप से क्या है। मेटाबॉलिक सिस्टम्स इन्वॉल्व इन द मस्कुलर परफॉर्मेंस। अब ये एक बहुत बड़ा सिस्टम था जिसको कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम में
किसी भी एमएससी करने वाले स्टूडेंट्स को जानना भी चाहिए और परीक्षा के समय में आपको इन बातों का उल्लेख भी करना चाहिए, बिकॉज दिस इज द मेजर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हाउ। तो ये जो तीन फॉस्फोजन एनर्जी सिस्टम है, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम है, एरोबिक्स सिस्टम है, ये तीन प्रकार के मेटाबॉलिक सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द स्पोर्टिंग इवेंट्स। और वो स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमें मालूम है कि हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी है, लेकिन इन एटीपी के अलावा एक फॉस्फोक्रिएटिन भी हमारे शरीर में मसल्स में पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसीलिए इस चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो तीनों हैं और मोल्स एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस पर मिनट और इंडोरेंस टाइम और स्पोर्टिंग वेट। तो देखिए स्प्रिंटर्स, जब जंपर्स और स्विमर्स हैं जिसमें कि ज़्यादा समय लगता है और इनको मैंने कम समय में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आपका फॉस्फोजन सिस्टम काम करेगा। और उसकी इंडोरेंस टाइम दिया हुआ कि 8 से 10 सेकंड में, मतलब विद इन मिनिमम ऑफ टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस इवेंट्स। तो हमारा पर फॉस्फोजन सिस्टम काम करता है। ठीक है, इस सिस्टम में ये जो सिस्टम है फॉस्फोजन सिस्टम, वह सिस्टम मूल रूप से थोड़ा सा जो एटीपी के सिस्टम से अलग है, क्योंकि एटीपी हमें मालूम है कि एटीपी के टूटने से 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो गई। सो एनर्जी करेंसी एटीपी है, वह एनर्जी दे रही है और ये 3 सेकंड के भीतर में आपको ये मिल जाता है। लेकिन आपको थोड़ा और समय के लिए एनर्जी और चाहिए, तो दैट एनर्जी इज गिवन, दिस शॉर्टेज ऑफ एनर्जी दैट इज जो एटीपी से नहीं पूरा हो पाया, तब मसल्स में फॉस्फोक्रिएटिन या हम क्रिएटिन फॉस्फेट, ये एक हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है जो कि काफ़ी मात्रा में एनर्जी उत्पन्न करता है, मोर देन एटीपी। एक एटीपी में 7.3 किलो एक बॉन्ड टूटने से, लेकिन क्रिएटिन फॉस्फेट से 10.3 किलो कैलोरी एनर्जी। तो इट इज़ मोर इन द एनर्जी बॉन्ड। तो क्रिएटिन फॉस्फेट आपको यह जो एटीपी की कमी को तुरंत पूरा करता है। मसल्स में हमें मालूम है कि ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वह एटीपी से 4 गुना ज़्यादा होता है, और यही वो क्रिएटिन फॉस्फेट है जो आपको सस्टेन करता है 8 से 10 सेकंड तक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए। 100 मीटर 200 मीटर के जो रनर्स होते हैं उनको कम समय में ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो यहाँ पर यही वो सिस्टम काम करता है। तो दिस द कंबाइंड सिस्टम ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय एटीपी एंड क्रिएटिन फॉस्फेट, दिस इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉस्फोजेन एनर्जी सिस्टम, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से एनर्जी जनरेट होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉस्फोजेन एनर्जी सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम है ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, नॉर्मल है, सब पढ़े बीएससी के दौरान सबको पता भी होता है कि हमारे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा प्रोसेस में पायरुविक एसिड में टूट रहा है, और पायरुविक एसिड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इफ देयर इज सारे ऑक्सीजन खपत हो गई, ऑक्सीजन रहेगा तो ये पायरुविक एसिड फिर एसिटाइल को और क्रेब्स साइकिल में जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो चुका है, तब वो ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड, यानी यह ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से फिर लैक्टिक एसिड में, तो ये एक प्रकार से सेकेंड एनर्जी प्रोवाइडर सिस्टम ऑफ द मसल्स है। ठीक है, सेकेंड एनर्जी प्रोवाइडर सिस्टम, पहला फॉस्फोजन था। इट कैन सपोर्ट
द मसल पावर, जो जिक्र हुआ था मस्कुलर परफॉर्मेंस में, द मस्कुलर पावर को सपोर्ट कर रहा है फॉर फर्दर 60 to 70 सेकेंड्स। यानी अब जो बड़े इवेंट्स हैं लाइक टेनिस, फुटबॉल एंड हॉकी, जो घंटों खेले जाते हैं, तो घंटों 1.5 घंटों में होने वाले गेम्स के लिए यहाँ पर आपका ये वाला सिस्टम काम करता है। और यही लैक्टिक एसिड जब ज़्यादा जमा हो जाता है तो मसल फैटिग होती है और हमें थकान होती है। तो यह सप्लाई पूरा हो, इसलिए बीच बीच में आप देखे होंगे कि सब गेम्स में इंटरवल होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, उसमें ये हाई एनर्जी ड्रिंक्स लिए जाते हैं, जो कि आपको ये ग्लूकोज की जो कमी हो चुकी है वह पूरा हो सके। थोड़ा सा रेस्ट मिलता है तो वह भी जो है वह लंबी सांसें लेते हैं, गहरी सांसें लेते हैं, हाँफते हैं, तो उनकी जो ऑक्सीजन जो डिप्लीटेड हो चुका है वह फिर से पूरा हो जाता है। इसलिए ये सारे गेम्स जो होते हैं वह लंबे समय तक नहीं चलते। इसके बाद से एक है एरोबिक सिस्टम। एरोबिक सिस्टम यह माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम है। नॉर्मल, जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि ग्लूकोज, ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर तो दिस इज डन बाय एंट्री ऑफ पायरुविक एसिड। मसल्स में जो पायरुविक एसिड बना वह एसिटाइल कोए में बना, फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये सब होते हुए क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। पता है कि इस पूरे प्रोसेस से 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड। तो यही जो हमारा सबसे बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन का सिस्टम है, बट इट टेक्स टाइम एंड दिस गिव्स द इंड्योरेंस ऑफ द मसल। इसलिए सबसे ज़्यादा इंड्योरेंस टाइम अनलिमिटेड लिखा हुआ है। भले एनर्जी का प्रोडक्शन पर मिनट कम हो रहा है, लेकिन मात्रा ज़्यादा हो रही है, यानी एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन लंबे समय तक हो रहा है। इसीलिए मैराथन, स्केटिंग, जॉगिंग करने वाले लोगों को उनके शरीर में ये वाला सिस्टम काम करता है, एरोबिक सिस्टम। तो इस एरोबिक सिस्टम, ग्लाइकोजन लैक्टिक एसिड सिस्टम, फॉस्फेजेन सिस्टम, अलग अलग प्रकार के इवेंट्स और अलग अलग हमारे शरीर में एनर्जी प्रोडक्शन के तरीके। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में भी परिवर्तन होते हैं। इसमें ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी what amount of oxygen is consumed during the exercise and all these things, and the sports person has found, उनमें पाया जाता है कि उनमें ऑक्सीजन 200 गुना बढ़ जाती है। नॉर्मल लोगों से 200 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन होती है, यानी उनकी लंग की कैपेसिटी बढ़ रही है। लंग का जो ऑक्सीजन लेने का और ऑक्सीजन फिर ब्लड वेसल्स में जा कर के और सारी चीज़ें, तो ऑक्सीजन इंक्रीज, कंजम्पशन इंक्रीज होगा। इसके बाद पल्मोनरी वेंटिलेशन, और लंग इज ए पल्मोनरी ऑर्गन, वेंटिलेशन लंग कहा जाता है। यह भी जो है नॉर्मल से 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, यानी देर इज ए शिफ्ट फ्रॉम टाइडल वॉल्यूम टू टोटल लंग कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम टू टोटल लंग कैपेसिटी, यानी फेफड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्षमता में कार्य करता है, तो फेफड़े की क्षमता बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल से 3 गुना बढ़ जाती है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके द्वारा वातावरण का ऑक्सीजन एल्वियोलस में पाई जाने वाली रक्त केशिकाओं, ब्लड कैपिलरीज में जाता है, फिर वहाँ से फिर वो लंग से हार्ट और हार्ट से पूरे शरीर को। ये पूरी प्रक्रिया जो है न्यूरोजेनिक
कंट्रोल में होती है। ये सारी इन सब चीज़ों को उसको काम का परफेक्शंस में ये इट इज़ कंट्रोल्ड बाय न्यूरोजेनिक मैकेनिज्म। इसमें देखा गया है कि स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है क्योंकि वह रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग कम होती है, और अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड पर भी नॉर्मल से कम होता है। क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हैम्पर करते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वतंत्र तंत्र में परिवर्तन होते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन पर प्रभाव भी डालती है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय से निकलने वाले रक्त नलिकाएं, आर्टरीज, हृदय में आने वाली वेंस, ये पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। तो इसमें भी देखा गया है कि कार्डियक आउटपुट दैट इज़ स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, हमें पता है कि हार्ट रेट 70 से 72 हार्ट बीट होती है पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यह भी पर बीट, तो टोटल कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, 5 से 6 गुना बढ़ जाता है। तो फेफड़े की तरह से हृदय की भी जो है क्षमता में 5 से 6 गुना बदलाव आ रहे हैं। हृदय की हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट मीन्स कार्डियक जो मसल्स हैं वो भी नॉर्मली गेट इंक्रीज्ड बाय द increased in the sports person who are doing continuous exercise. So this things happens. कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो रहा। कार्डियोवैस्कुलर परफॉर्मेंस का मतलब है कि ये पूरी ऑल राउंड परफॉर्मेंस से रिलेट है, क्योंकि हृदय से निकलने वाला ऑक्सीजन हृदय रक्त नलिकाओं में जो है अब वो अलग टिश्यू में जाएंगे, फिर वहाँ अलग होते हैं। तो ये टोटल डिलीवरी एंड यूसेज ऑफ ऑक्सीजन्स इन द मसल्स ऑल्सो गेट इंक्रीज। तो कुल मिला करके स्पोर्ट्स पर्सन में ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, और फिजियोलॉजी ऑफ द नॉर्मल पर्सन एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्पोर्ट्स पर्सन देयर इज़ ए ग्रेट चेंज। ये सारी बातें अब तक जो बताई गई, इसको फिजियोलॉजी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सब चीज़ों से भी पढ़ करके इनको और आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक्स।